Assalamu alaikum dear students. This is your physics lecture and I'm here again with the topic work, energy and power. Today in this session we will be solving numerical problems based on work. So let's begin. So starting with our first numerical problem, that is a boy pushes a book by applying a force of 40 Newton. Find the work done by this force as the book is displaced through 0.25 मीटर along its path. ओके तो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसका हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है और उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेंगे. सो लेट्स सी. फॉर एग्जांपल जैसे किसी इसमें कहा है सपोज़ ये टेबल है, ये सपोज़ ये सरफेस जो मैंने यहाँ पे बनाया ये टेबल का टॉप है. ओके और इस पे किसी पॉइंट पे ठीक है बुक है. ओके तो मैंने क्या बनाया, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने टेबल का टॉप बनाया जिस पे बुक है. ओके और इसको मैंने किसी पॉइंट पे रखा, लेट दैट पॉइंट बी ए. ओके जिस पॉइंट पे इनिशियली बुक थी, लेट दैट पॉइंट बी ए. आफ्टर दैट बॉय ने क्या किया, उसने इस बुक पे फोर्स अप्लाई किया. ओके बॉय ने इस बुक पे क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. ठीक है कितना फोर्स अप्लाई किया, 40 न्यूटन का. तो कितना फोर्स से अप्लाई किया, 40 न्यूटन का बुक को डिस्प्लेस करने के लिए. तो जब ये फोर्स पे अप्लाई करेगा जो बुक है वो क्या हो जाएगी, वो उसको पुश कर रहा है बुक को कि इस साइड से. तो इसका मतलब है ये बुक जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी. ओके और उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और वो पोजीशन बी पे पहुंच गई. जब इनिशियली वो पोजीशन ए पे थी फिर बाद में वो कहाँ पहुंच गई, पोजीशन बी पे. तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो इस केस में क्या होगा, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट इस बुक ने जो है वो कवर की होगी. ओके तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वही से दिया हुआ है ये बुक कितनी डिस्प्लेस हो गई है, 0.25 मीटर. तो इसका मतलब है इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ओके वो कितनी है, वो है 0.25 मीटर. तो इस केस में फोर्स कितना बॉय ने अप्लाई किया था, 40 न्यूटन का. और बुक कितनी डिस्प्लेस हो गई थी, बुक डिस्प्लेस हो गई थी 0.25 मीटर, इजंट इट. और यहाँ पे हम लोगों ने देखा बुक को बॉय ने पुश किया था इस वाली डायरेक्शन में और बुक डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में हो गई थी, इजंट इट. तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट का भी यही डायरेक्शन था. ओके और फोर्स का भी यही डायरेक्शन था. समझ में आ गई आपको बात. ओके अब जो हम लोगों ने ये बात समझी, अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब इस केस में क्या करना है, वर्क डन जो है वो हमें इस केस में कैलकुलेट करना है. ओके तो हमारे पास फॉर्मूला है और मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है कि मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उस केस में हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला है दैट इज़ वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके तो इस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला जो है इसमें हमें ये वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करने हैं ताकि हमें जो क्या है, हमें इस केस में वर्क जो है कितना हुआ है उसका पता चल जाए, इजंट इट. सो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. तो वर्क जो है वो हमें निकालना है, फोर्स जो है इसका हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कितना है दैट इज़ 40 न्यूटन. ओके सो आई विल राइट 40. ओके मल्टीप्लाई का साइन वापस लिख लेंगे. उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0.25 मीटर. तो यहाँ पे यही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 0.25 मीटर. ओके यहाँ पे भी यूनिट लिख सकते हैं, ना लिखे तो वो भी ठीक है. ओके सो वर्क डन इज़ इक्वल टू 40 इंटू यहाँ पे पॉइंट जब हटेगा तो 25 बच जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बदले 1 आता है और जितने पीछे डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो आते हैं. ठीक है तो उसके बाद ये ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से कैंसिलेशन हो जाएगी, दैट इज़ 2 2 आर 4, 2 5 आर 10. ओके इसको फिर से 5 1 आर 5, 5 5 आर 25. तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 5 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो इस केस में वर्क डन जो दैट इज़ 5 2 आर
10। और वर्क का क्या यूनिट है, वर्क का यूनिट है जूल, तो इस केस में भी क्या आएगा इसके साथ, जूल। तो इस केस में हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, वर्क डन, तो इस केस में वर्क डन जो था वो कितना था, 10 जूल। ओके, मैं अब इसको दूसरे तरीके से भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोग जो वर्क है वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, दैट इज़ वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, या मैंने इसको इस तरीके से भी दिखाया था, मैंने कहा था इट इज़ एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्मूला था हमारे पास। अब हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से क्या हमें सेम आंसर मिलता है, मतलब कि हमें ये सेम आंसर मिलता है जो हमने ऊपर निकाला हुआ ये वाला आंसर, क्या यही निकलता है। ओके, सो हम इसे मतलब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले इसमें कंडीशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, अब हमें इसमें क्या चाहिए, थीटा, ठीक है। और थीटा जो होता है इस केस में दैट इज़ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में ये जो बॉय है, बॉय किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा था, इस वाली डायरेक्शन में। ओके, और बुक किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही थी, इसी वाली डायरेक्शन में। ओके, तो इसका मतलब है ये फोर्स वाला आर्म होगा और ये डिस्प्लेसमेंट वाला आर्म होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले जो है ये कोई एंगल नहीं बना रहे, इस केस में कोई एंगल नहीं बन रहा है, या हम कह सकते हैं इस केस में ज़ीरो एंगल बन रहा है। ओके, तो इसका मतलब है इस केस में जो थीटा है उसका जो वैल्यू होगा दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम लोग अब यही चीज़ इस वाली इक्वेशन में या इस वाली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो लेट्स सी हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। ओके, सो वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स का वैल्यू हमारे पास कितना है, दैट इज़ 40। ओके, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो इट मीन इट इज़ मल्टीप्लाई। ओके, सो उसके बाद कॉस वापस लिख लेते हैं, और थीटा का वैल्यू कितना है, दैट इज़ 0। ओके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज़ 0.25 मीटर। ओके, उसके बाद क्या है, इस 40 को हम वापस लिख लेते हैं, और cos 0 का वैल्यू जो होता है, ठीक है, आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख लीजिएगा, या अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस केस में cos थीटा कितना है, cos 0। ओके, तो cos 0 जो है वो बराबर होता है 1 को, कितना होता है, 1 को। ओके, तो हम लोग यही वैल्यू अब इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos 0 किसके बराबर है, 1, सो cos 0 इज इक्वल टू 1। ओके, मल्टीप्लाइड बाई ये वापस लिख लेते हैं। ओके, तो इस केस में हमारा अगेन क्या आ जाएगा, 40 इंटू 1 इज़ 40। ओके, और ये वापस लिख लेते हैं, फाइन। तो हम लोग ने ऑलरेडी ये वाला हमारा वापस आ गया, और हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था, कितना आ रहा था, 10 जूल। गो इसका मतलब कि चाहे हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करें चाहे हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारे जो आंसर है वो सेम आएंगे। और मैं आपको हमेशा बोलूँगी आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मतलब मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगी, ये आप यूजुअली हमेशा इस वाली फार्मूला के साथ जाओ, ठीक है। ओके, तो क्योंकि इस फार्मूला से भी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाली फार्मूला जो है ये खाली किस केस में अप्लाई होती है, जिस केस में फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगी। होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a boy pulls the toy car with a force of 50 Newton through a string which makes an angle of 60 degree with the horizontal floor so as to move the toy by a distance of 2 meter horizontally on the floor. What is the amount of work done? Okay, सो सबसे पहले हम लोग इस कंडीशन जो है इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। तो क्या कह रहा है कि एक बॉय है, ठीक है, उसके पास एक टॉय कार है। सपोज हम लोग यहाँ पे एक टॉय कार बना लेते हैं, सपोज दिस इज़ टॉय कार, इजंट इट। ओके, और जो ये नीचे वाला है दिस इज़ ग्राउंड फ्लोर। ओके, और ये फ्लोर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन क्या बोल रहा है, एक बॉय जो है इसको पकड़ा हुआ है, सपोज ये बॉय है, ओके, इसको पकड़ा हुआ है। ओके, तो किसकी हेल्प की वजह से, स्ट्रिंग की हेल्प की वजह से। ओके, सो अगर हम सपोज करें बॉय का ये हाथ है, इसको पकड़ा हुआ है लाइक दिस। ओके, और उसको खींच रहा है, फाइन। और वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है,
60 डिग्री का, ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ। हम लोग या तो इसको ऐसे कर देते हैं ऐसे, इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब कि नीचे वाला सरफेस जो है, इसके साथ कितना एंगल ये बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। और जब ये बॉय इस टॉय कार पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके, तो ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पे, 50 न्यूटन का, ओके। इट मीन्स बॉय जो इस स्ट्रिंग से फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स कितना है, 50 न्यूटन, ओके। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये टॉय कार जो हो रही है, टॉय कार जो है, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है, ओके, हॉरिजॉन्टली मूव हो रही है इस पे, मतलब कि वो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। जैसे हमने केस फर्स्ट में देखा था कि वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा था उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही थी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में जो बॉय है वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर, क्योंकि वो पुल कर रहा है कार को, पुल करना मतलब अपनी ओर खींच रहा है, तो इस केस में क्या है, इस केस में वो क्या कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, इजंट इट, पुल कर रहा है ना कार को। तो लेकिन इस क्या इसी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में ये जो कार है वो पुल हो रही है, मतलब कि उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, नो, मत हो रही है, बल्कि वो किस डायरेक्शन में हो रही है, वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये फोर्स का आर्म है और ये वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट का आर्म है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, फाइन। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 60। सो हियर इन दिस केस हमारे पास क्या है, हमारे पास फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ओके। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी हो रही है इस केस में, दैट इज 2 मीटर, ये गिवन है, ओके। और जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, फाइन। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस केस में क्या करना है, वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यूज को सबस्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। सो वर्क इज इक्वल टू, फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, ओके, 50 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, 2 मीटर, ओके। और उसके बाद ये कॉस, और इस केस में थीटा कितना है, दैट इज 60 डिग्री, ओके। सो ये 50 फिलहाल वापस लिख लेते हैं, 2 भी वापस लिख लेते हैं। और ये cos 60 जो है वो किसके बराबर होता है, ये हमें वहीं से गिवन है, cos 60 जो है उसको जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है 1/2 है वो किसके किसके बराबर होता है, 0.5, मतलब 1/2 लिखे या 0.5 लिखे, इट्स वन इज द सेम थिंग। तो यहाँ पे हम आपकी अपनी मर्जी, आप यहाँ पे 1/2 भी लिख सकते हो और 0.5, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, मैं 1/2 के साथ ही कंटिन्यू कर रही हूँ, ओके। उसके बाद है 52 आर 100 into 1/2, 2 1 are 2, 250 are 100, okay. So work done in this case is equal to 50 जूल। जूल क्यों, क्योंकि वर्क का जो यूनिट है दैट इज जूल, ओके। आप इंस्टेड ऑफ दिस आप ये भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 50, वर्क का यूनिट जो है वो क्या था, दैट वाज न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या था, मीटर, तो ओके। तो आप ये लिखे तो ये भी ठीक है, या आप ये लिखे तो भी ठीक है, लेकिन यूनिट लिखना ज़रूरी है, ओके। यूनिट लिखने के बगैर आप किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, फाइन। तो ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें इस केस में क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना था, और हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, और कितना आ गया हमारा वैल्यू, 50 न्यूटन मीटर या 50 जूल, इजंट इट, okay. Next question. A coolie moves on a horizontal surface and applies force of 50 Newton on the load kept on his head in vertically upward direction. Calculate the work done by the coolie. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक कूली है, उसने कुछ लोड उठाया हुआ है, ओके, अपने सर पे, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम जब भी कोई लोड सर पे उठाते हैं तो बेसिकली हम लोग फोर्स करते हैं ना अप्लाई ऊपर वाली डायरेक्शन में, ताकि वो हमारे सर पे रहे, गिर ना जाए। तो इसने भी कुछ ऐसा ही किया है, ठीक है। और कितना फोर्स ने अप्लाई किया है इस लोड को ऊपर रखने के लिए सर के ऊपर, 50 न्यूटन का। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है आप बताइए इस केस में ये कूली जो है, ठीक है, इसने कितना काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम देखें,
इस केस में जो फोर्स है वो दिया हुआ है दैट इज 50 न्यूटन। इसको पहले हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं, बाद में हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो ये देखिए, आप समझ लीजिए बॉय जो है दैट इज अ कूली, और इसने कुछ लोड अपने सर पे उठा के रखा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपवर्ड्स है। जो ऊपर वाले की तरफ एरो है दैट इज फोर्स, जो ये बॉय अप्लाई कर रहा है इस लोड को अपने सर पे होल्ड करने के लिए, इजंट इट। और ये बॉय जो है वो कैसे कहाँ जा रहा है, उसको जहाँ जाना होगा वही तो जाएगा। तो इसका मतलब है जो बॉय की डिस्प्लेसमेंट होगी वो या तो उसकी टुवर्ड्स राइट होगी, लेफ्ट होगी, आगे होगी या पीछे होगी। ओके, तो इस केस में वो कंपोनेंट जो होगा वो उसके साथ जो फोर्स वाला है, ठीक है, फोर्स वाला आर्म है, उसके साथ एक कितने का एंगल बनाएगा, इट मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इजंट इट फाइन। तो हम लोग ने ये देख लिया फोर्स जो होगा वो किस साइड से होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस। और क्या मैंने अभी कहा कि कूली जो है, ठीक है, वो लोड को क्या कर रहा है, अपने सर पे रख रहा है। ठीक है, तो लोड को वो होल्ड करने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन कूली जो है वो कहाँ जा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में। तो इट मीन्स उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो किस डायरेक्शन में है, इस वाली डायरेक्शन में। मैंने जैसे अभी भी कहा मैंने, वो कहाँ जा सकता है, वो राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, पीछे जा सकता है या आगे जा सकता है, लेकिन या नीचे की तरफ मतलब आगे जाए। तो इसका मतलब है हर केस में फोर्स के साथ जो इसका ये मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इजंट इट। गो इसका मतलब है इसमें जो थीटा का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप फिर से प्लीज देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारा जो है, हमारा फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, और यहाँ पे हम लोगों को पता है ये जो है दैट इज 90 न्यूटन। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूंगी। इस केस में हमने एंगल तो देख लिया, एंगल के अलावा इसमें और एक फैक्टर है जो आपके लिए समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हुई है, वो इसीलिए क्योंकि इस केस में जो 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है ये बंदा, मतलब कि ये कूली जो अप्लाई कर रहा है, वो लोड को अपने सर पे होल्ड करने के लिए, ओके, ना कि चलने के लिए। आप प्लीज फिर से ध्यान दें कि ये जो 50 न्यूटन का फोर्स जो है ये कूली अप्लाई कर रहा है, ये लोड को अपने सर पे रखने के लिए ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ना कि चलने के लिए, मतलब ना कि डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो दैट्स इस केस में डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। और अगर हम लोग इतना ही स्टेटमेंट समझ ले और वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा। ओके, सो अगेन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इजंट इट। सो वर्क डन इज इक्वल टू, इस केस में फोर्स है 50 न्यूटन का। ठीक है, क्या जब वो लोड को ऊपर सर पे रख रहा है कि उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नहीं, बल्कि उसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, क्योंकि जब आप किसी लोड को होल्ड करते हैं, ठीक है, तो क्या उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होती है, नहीं, बल्कि वो फोर्स हम लोग अप्लाई कर लेते हैं उस लोड को पकड़ने के लिए, ना कि आगे पीछे उधर इधर जाने के लिए, इजंट इट। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 0। ओके, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ओके, सो इस वाली इक्वेशन से भी देख लेते हैं। वर्क डन जो है हमें फोर्स गिवन है दैट इज 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी हुई है। जैसे मैंने बोला वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम सपोज कर लेते हैं कि उस डायरेक्शन में, सपोज कर लेते हैं कि उस डायरेक्शन में वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जबकि मैंने अभी बोला कि उस जो फोर्स वो वहाँ इस फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है, उस फोर्स की वजह से वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ओके, स्टिल हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट जो डिस्प्लेसमेंट, आप यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है कितनी डिस्प्लेसमेंट, लेट दैट डिस्प्लेसमेंट बी एस। ओके, और कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू इस केस में क्या है, इस केस में 90 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज 50 इंटू एस इंटू यहाँ पे कॉस 90 जो है इसका जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0।
cos 90 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0। तो इसका मतलब है जब हम लोग इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे s को, s 0 और 0, ओके, 0 50 और 0, तो हमारा वर्क जो है वो क्या बन जाएगा? 0। तो हम लोग ने देखा, हम लोग चाहे इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करें या इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करें, तब दोनों कंडीशन में हमारा जो आंसर है वो सेम आता है, इजंट इट? तो इससे आपने समझ लिया होगा कि ये वाला केस जो है ये जीरो वर्क का केस है, ओके। और इसमें जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। या मैंने इसका नाम दे दिया था परपेंडिकुलर वर्क, ओके। तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर वाला केस है, और परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होता है, जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, coming to next numerical problem, that is a boy is pushing a huge rock applying force of 200 newton, but the displacement in this case is 0. Calculate the work done. ये भी जीरो वर्क का केस है, हमें स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है। सपोज कोई रॉक है, कोई पत्थर है, और बॉय जो है वो उसको पुश कर रहा है, ठीक है। जब बॉय इसको पुश करेगा तो बॉय इस वाली डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इस केस में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, या सॉरी इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है इस वाली डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है नहीं, ठीक है। तो इस केस में फोर्स कितना था? 200 न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग यही इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इस केस में कितना है? 200, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, ओके। सो इट इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू 0। या अगर हम वो वाली इक्वेशन भी सबस्टिट्यूट करें, सपोज सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इस केस में कितना है? 200 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रही है 0 है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही है तो हम लोग कैसे देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है? तो ये तो पेंडिंग ही रहेगा, ठीक है। तो लेट दैट भी वापस हम लिख लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट के लिए समझने के लिए। तो वर्क डन जो होगा 0 से मल्टीप्लाइंगे 200 को 0 आ जाएगा। इस जो भी इसका वैल्यू आएगा हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है कि जो एस मतलब कि जो इस केस में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो इसमें हो ही नहीं रही। जब हो नहीं रही तो उनके बीच में एंगल बनना तो इम्पॉसिबल है। अब हमने सपोज किया अगर बन रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो cos 0 भी 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस केस में ये पूरा जो है ये क्या बन जाएगा? 0। वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू 0। होप आपने ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ और वर्ड प्रॉब्लम दे दूंगी एज अ होमवर्क, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ अभी आप वो कीजिए, और मुझे मैं बोलूँगी किसी को सेंड करने के लिए तो वो मुझे सेंड कर देगा वो, ताकि मुझे समझ में आए आप लोगों ने ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो अच्छी तरीके से समझी है या नहीं।